जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी प्रिय विद्यार्थियों को। तो प्रिय विद्यार्थी, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में मस्त व्यस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की उन सारे क्वेश्चंस, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के उन सारे क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। यहाँ तक कि नहीं, टेस्ट एग्ज़ाम के हम जो ले रहे हैं उसमें ही नहीं, बल्कि बात कर लेते हैं 2025 में जो भी एग्ज़ाम यहाँ से आने की क्वेश्चन से जो है, इन सारे क्वेश्चनों से आने की प्रबल संभावना है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में। तो याद रखने हैं। तो चलिए इससे पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की, तब उसके बाद हम क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो बात करते हैं, बदल जाती है ज़िंदगी जब ठोकर खानी पड़ती है। बदल जाती है ज़िंदगी जब ठोकर खानी पड़ती है। खैरात में कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है। सही बात है, खैरात में आपको कुछ नहीं मिलेंगे। अभी ही आपका सबसे बेसिक, यानी कि बेसिक सीढ़ी है, यानी कि शुरुआत की सीढ़ी। जब इसे अच्छी तरह और मजबूती से पार कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। यानी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करना ही है। दूसरे के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। खैरात में कुछ नहीं मिलती है, सिर्फ खैरात में भीख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आप सब समझते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, ये आप सभी को पता है। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रहता है। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, और वहीं बात कर लेते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित में उद्योग चलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखने हैं। यानी कि समाजवाद के बीच का रास्ता है, ये भी ध्यान रखना है। और माना जाता है कि निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, और लेकिन सरकार क्या होता है, जनता के हित के लिए उद्योग चलाते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, हमने बताए थे जिस अनुसार से उसी अनुसार से लिखना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा है। ये तो उतना नहीं लिखना है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और वन, जल इत्यादि का उपयोग अधिक होने लगा। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त होने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण को प्रदूषित होता है, अतः इनका उपयोग इस प्रकार मितव्ययतापूर्वक हो कि जल्दी समाप्त नहीं होने पाए और अगली पीढ़ी के लिए भी बचे। तात्पर्य यह की है कि आज विकास भी न रुके और भविष्य में भी विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। इसी को क्या कहते हैं, सतत विकास। दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं, सतत विकास से कहते हैं जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जो भी विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। यानी कि उसमें क्या होता है, ना कि पर्यावरण को हानि पहुँचे और पर्यावरण को पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। ध्यान रख रहे हैं। और सतत विकास का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं पुनः उसका पूर्ति भी हो और भविष्य में भी होता रहे, यही सतत विकास होता है। ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, ये खूब पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों, खास करके विकासशील देशों की तुलना शैक्षिक स्तर पर स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट उसे कहते हैं जो मानव के विकास से संबंधित चिंताएं करती है। जैसे कि क्या होता है उसके लिए, खास करके बात करें तो क्या उसके स्वास्थ्य की चिंता, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर, और शैक्षिक यानी कि पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे मानव विकास कहते हैं। जिसे मानव विकास के 3 सूचकांक होते हैं, 3 आधार पर इसका विकास तैयार किया जाता है मानव की। तो पहला क्या होता है, जीवन प्रति आशा है, और दूसरा की बात करें तो शिक्षा है, तीसरा नागरिकों की जीवन स्तर है। ये तीनों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ापन की बात करें तो कारण, बिहार के पिछड़ेपन के
निम्नलिखित कारण है क्या क्या है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट बना के लिखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में कुछ बढ़े या नहीं बढ़े किंतु जनसंख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनसंख्या की गति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। फलतः राज्य के साधन एक बड़ा भाग है इनके भरण पोषण में ही खप जाती है, ये ध्यान रखना है। उतना ही नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है, बिहार में कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े। जनसंख्या का विकास जो है यानी कि आबादी जो है तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें क्या होगा आगे चलकर उसके संसाधनों की कमी हो सकती है, इतना लिख देना है। और आधारभूत संरचना का अभाव की बात करें, बिहार में सड़क, बिजली, सिंचाई इत्यादि आधारभूत संरचना का भारी अभाव है, ये ध्यान रखना। यहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का भी अभाव है, इतना ही लिख देना है। अब बात करते हैं कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता पॉइंट लिखना है, तो उसमें क्या लिखेंगे, बिहार की जनसंख्या का अधिक भाग जो है केवल कृषि पर ही निर्भर है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कृषि का हाल यहाँ बेहाल है, बस इतना लिख देना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और यहाँ कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, ये भी लिख देना है, ये उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब बात करते हैं बाढ़ एवं तथा सूखा की बात करें, क्षति, इससे क्षति होता है। बिहार का उत्तरी भाग जो होता है बिहार बाढ़ से प्रत्येक साल प्रभावित होता है, ये ध्यान में रखना है, लिख डालना है। यानी कि बिहार राज्य का एक भाग बाढ़ से तो एक भाग सूखा से तबाह रहता है। इन दोनों के कारण शायद ही कोई वर्ष हो जिस वर्ष भरपूर कृषि फसल उपजाई जाती हो, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में उद्योगों का लगभग अभाव है, यानी कि उद्योग के मामले में बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की जनसंख्या कृषि पर प्रॉपर निर्भर है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब वही बात कर लेते हैं गरीबी की। अगर हम बात करें तो गरीबी की बात करते हैं, बिहार जो है गरीब राज्यों की याद में, यानी कि गरीबी राज्यों में गिनती आता है और बिहार जो है गरीबी के मामले में सबसे पीछे है, सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, इतना ही लिख देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, गिरी हुई विधि व्यवस्था। बिहार में कुछ समय ऐसी स्थिति से गुजर चुका है कि लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण जो यहाँ की मतलब कि कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत सुधार हुआ है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति खस्ता हो गई, यानी काफ़ी मतलब कि खस्ता है, यानी कि काफ़ी दयनीय है। नौकरशाह अपने सर्वे सर्वा समझने लगे हैं, किसी भी कार्यालय में आप भ्रष्टाचार को नंगी आंखों से देख सकते हैं। सही बात है, बिहार में जहाँ भी जाओ, बिहार की कहीं भी राज्य, कोई भी स्टेट में भ्रष्टाचार है, लेकिन भले दिखता नहीं है लेकिन होता है, तो ये ध्यान रखना है, बस इतना ही लिख देना। बिहार की प्रशासनिक अभाव के कारण जो है यहाँ पे भ्रष्टाचारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जहाँ भी देखो सरकारी कर्मचारी जो है मतलब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एटीएम क्या है। एटीएम को आपको पूछ सकते हैं एटीएम क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं एटीएम के बारे में। आप सभी को पता है, एटीएम एक प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा है, ये ध्यान रखना। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, ये भी लिखना है। एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन है, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ये याद रखना है। यह मशीन 24 घंटे अर्थात दिन रात रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करते हैं, ये भी आपको ये लिखना डालना है, सब आप जान ही रहे हैं। अब वही बात कर लेते हैं, भारत में सभी बड़े व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम प्लास्टिक कार्ड का एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। एटीएम सुविधा प्राप्त ग्राहक खाते में यदि रुपया हो तो वह देश के किसी भी भाग में एटीएम के सहारे रुपया निकाला जा सकता है। इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता है, लेटर बॉक्स की तरह यह बैंक के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर लगा रहता है, ये ध्यान रखना, बस इतना ही, बहुत ईजी है एटीएम के बारे में लिखना। अब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो क्या है, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा 1 रुपया है, प्लास्टिक मुद्रा का 1 रुपया है। यह सुविधा क्या होता है, यह सुविधा देती है क्या, यह सुविधा की बात करें तो एटीएम के पहले से ही लागू है। इसमें ग्राहक के साख के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देता है। क्रेडिट कार्ड धारी बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान से या किसी भी व्यक्ति से वस्तु या सेवा खरीद सकता है। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड का नंबर या कोड लेता है। क्रेडिट कार्ड धारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा लेता है। इससे ग्राहक को लाभ है कि नगद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। इतना आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना है, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बचत के बारे में भी हम बता चुके हैं। बचत क्या है, व्यक्ति अपनी आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए
व्यय करता है, यानी कि जितना अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय को खपत का खर्च करता है उसी को व्यय कहते हैं। वास्तव में व्यक्ति आय का अर्जन इसीलिए करता है किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति आय और व्यय को जो अंतर होता है उसे बचत करता है। आय व्यय यानी कि खर्च जो होता है और आय होता है, जो पैसा कुल कमाता है इनकम, आय और व्यय खर्च के दोनों को अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। इसे निम्नलिखित द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बचत के बारे में बात, बचत बराबर आय माइनस व्यय, यानी कि जो आपका जो कुल इनकम हुआ उसमें खर्च को घटा देंगे, जो बचा क्या हुआ, इसमें जो बचा बचत हो गया। ये ध्यान रखने हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं आय व्यय। आय व्यय जो है बचत के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं? जमा राशि स्वीकार करते हैं, तो देख सकते हैं व्यावसायिक बैंक में किन प्रकार के जमा निकासी, 4 प्रकार के जो है जमा राशि के स्वीकार करते हैं: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा तथा आवर्ती जमा। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है, यानी कि मिलजुल कर काम करने से है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अब परिभाषा अपूर्ण है। पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता वह संगठन है, ऐसे यहाँ से लिखना है, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अब बात करें रोजगार तथा सेवा में क्या अंतर है, यह हाल ही में हमने क्वेश्चन लिखाए हैं। तो बात करते हैं रोजगार से तात्पर्य होता है वैसे काम जिसे कोई व्यक्ति अपनी पूंजी तथा बैंक से ऋण लेकर चलाता है। रोजगार से यह निश्चित नहीं है कि आय प्राप्त होगी ही, ये कारण है कि कभी कभी घाटा भी, यानी कि रोजगार से होता है कि यह निश्चित नहीं है कि इनकम आय प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन कारण यह है कि कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है रोजगार में। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में काम करके आय प्राप्त करना सेवा है, और सेवा में यह निश्चित होती है कि इसमें घाटा की कोई आशंका नहीं रहती। यानी कि यूँ बात करें तो रोजगार में क्या होता है, रोजगार का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो है अपनी पूंजी तथा बैंक से ऋण लेकर जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो रोजगार करते हैं उसे रोजगार करते हैं। इसमें क्या होता है, कभी घाटा भी लग सकता है, कभी लाभ भी हो सकता है। लेकिन सेवा की बात करें तो सेवा की बात करते हैं किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम करके आय प्राप्त करते हैं, उसे सेवा कहते हैं। सेवा में क्या होता है, कभी घाटा नहीं लगता है, आय का जो होता है निश्चित आय जो क्या होता है निश्चित होता है, यानी कि 30,000 रुपये आ रहे हैं तो आएंगे ही महीने में, निश्चित है। सरकारी स्रोत से आय जो है निश्चित होता है, घाटा नहीं लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्थिक संरचनाओं का अंतर क्या है? आर्थिक संरचनाओं का अंतर की बात करें, वे सभी तत्व जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है और उनके वृद्धि में सहायक है, आर्थिक संरचना कहलाती है, जैसे ऊर्जा, परिवहन और संचार। आर्थिक संरचनाओं का महत्व क्या होता है? तो इसके महत्व की बात करें तो यह जो है रुपये से उत्पादन एवं लोगों की विकास में सहायक होते हैं, एक पॉइंट लिख देना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि इनके उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसके कारण उत्पादन लागत कम हो जाता है। और तीसरा लिखना है, ये भौतिक पूंजी के भंडार होते हैं। और चौथा की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें होता है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी के साथ ही मानवीय श्रम का भी निर्बाध प्रवाह होता है। इसको अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री बैंकों नील नोविक ने कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि लोगों के लिए विचार तक का स्वतंत्रता प्रवाह होता है। तो ये वैश्वीकरण होता है। हमने वैश्वीकरण की परिभाषा ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें, इसको क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? तो कोई ख्याति प्राप्त कंपनी अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में कारखाना लगाती है और उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, टाटा आदि, यानी कि अभी तो बात करें आईफोन भी आदि के नाम दिए जा सकते हैं। इनमें सबसे पुरानी कंपनी की बात करें, फोर्ड मोटर्स है, उसके बाद टाटा मोटर्स है। ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करते हैं, इसे व्यापार
बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब बात करते हैं व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो यह कब और क्यों स्थापित किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WTO शॉर्ट नाम है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है और भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। अभी वर्तमान में 149 यानी कि 100 इसमें बात करें तो अभी वर्तमान में इसे विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 164 सदस्य देश है। याद रखना 164वां सदस्य देश कौन सा है, अफगानिस्तान है और इसका मुख्यालय जेनेवा में, ये याद रखना है। उदारीकरण की परिभाषा की बात करें तो उदारीकरण किसे कहते हैं, तो यह क्या है या उदारीकरण से क्या समझते हैं। उदारीकरण से तात्पर्य है व्यापार, खास करके विदेश व्यापार पर लगाए गए विभिन्न नियंत्रणों से मुक्ति देना। इन सभी नियंत्रणों को अनावश्यक मानकर सभी प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटा दिया गया है, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। यह सुधार 1991 से आरंभ हुआ है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई इसी नीति को उदारीकरण कहा जाता है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदारीकरण पूछ सकते हैं एग्जाम में। और निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निजीकरण की बात करें तो निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूपेण या अंशतः अधिकार जमा लेना निजीकरण कहलाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने में उद्यमों को चलाने में अनुभवों का लाभ उठाते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह नीति भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण नीति लागू करते हुए लागू की गई थी। उस समय मनमोहन सिंह उदारीकरण के जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना है। अब बात होता है आप किसी खास क्वेश्चन से आप किसी खास पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे, बिंदुवार लिखें। बिंदुवार लिखने के बाद पॉइंट देते हुए ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है, अति दीर्घ उत्तरीय है। किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु खरीदते समय हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेंगे। हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं, पहला पॉइंट है उसके गुण की जांच करेंगे, बहुत अच्छा, पहला नंबर है पॉइंट। और दूसरा की बात करते तो यह भी देखेंगे कि इसकी मात्रा सही है नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, यह भी जान लेना आवश्यक है कि वस्तु किन किन तत्वों को मिलाकर बनी है, तीसरा। चौथा पॉइंट, वस्तु से होने वाले लाभ वस्तु से होने वाले प्रभाव कुप्रभाव भी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यानी कि वस्तु से क्या प्रभाव होंगे, क्या उल्टा विपरीत प्रभाव क्या होंगे, ये भी आप ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उपभोक्ता के जागरण हेतु क्या क्या नारे हैं, ध्यान में रखें। उपभोक्ता जागरण हेतु लिखित नारे हैं जो इस प्रकार है। तो क्या लिखना है, उपभोक्ता लिखा हुआ था, हर पैकेट में टीवी में प्रचार भी किया जाता है। जागो उपभोक्ता जागो, उपभोक्ताओं का सतर्क रहो, उपभोक्ताओं सतर्क रहो, सावधान ग्राहक सावधान, ग्राहकों अपने अधिकारों को समझो, मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है, ये ध्यान रखना है। अब है कि ग्राहकों अपने अधिकारों का उपयोग करो। ये सारे जो क्या है उपभोक्ताओं का अधिकार है। हम फिर से एक बार पूरा दिखा देते हैं, ध्यान रखें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता हो। उपभोक्ताओं का शोषण होता कुछ ऐसे कारक है, बात करते हैं वे कारक निम्नलिखित है जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता हो। व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने की मंशा, ये एक पॉइंट हुआ। व्यापारियों द्वारा क्या होता है, अनुचित लाभ कमाने की मंशा होता है पहला। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम 2 पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सामान का अधिक मूल्य ले लेना। सामान का क्या होता है, अधिक मूल्य लेता है। दालों, तेल, घी आदि में मिलावट होता है, ये ध्यान रखना है। जमाखोरी कालाबाजारी से उपभोक्ता परेशान है। जमाखोरी कालाबाजारी से उपभोक्ता क्या है, परेशान है। तो दोस्तों आज के लिए हम बात करते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।